तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जिसमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी छाँट-छाँट के क्वेश्चन को तैयार किया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमने सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसा ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए, मूल दीर्घ स्वर सबसे पहले होता कौन है, हम सो बताते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या तो 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। आपका हो जाएगा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा, ए हो जाता है, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा। यानी कि 7 मूल स्वर होते हैं, 7 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक। अब इसमें से मूल स्वर कौन है? मूल दीर्घ स्वर। तो देखिए, मूल दीर्घ स्वर सिर्फ यही 3 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहता है कि कौन नहीं है। तो देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी में जो ध्वनियाँ होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है ना। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा है यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और पलु स्वर होते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? तो हम शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है। तो देखिए, हम आपको ट्रिक बताए थे, के, टी, एम, डी, ओ। ठीक है, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। अब देखिए, सबसे पहला में क वर्ग होगा, दूसरा में च वर्ग होगा, तीसरा में ट वर्ग, इसमें त वर्ग और लास्ट वाला में प वर्ग। तो देखिए, यहाँ पर चौछो है ना, तो चौछो इसमें आता है। टी वाला में टी से क्या होगा? तालु होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालु। ठीक है, तालव्य यहाँ पर है, तो तालव्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए, छठा नंबर है, कहता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक। इसके बाद देखिए, हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए, दीर्घ स्वर की संख्या हम बताए थे कितनी होती है? 7 होती है, और हमने आपको लिख कर भी बताया था। वहाँ पर हो जाएगा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा। ठीक है, ए, आई, ओ, औ हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो याद रखिएगा, दीर्घ स्वर यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है। इसके बाद देखिए, है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। य होगा, र होगा, ल होगा और व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कौन सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस चारों में से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो वह क्या है? यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए, हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ हैं। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो लिपियाँ तो एक ही है हिंदी भाषा का, देवनागरी लिपि। ठीक है ना, लेकिन इसके अंतर्गत जो अक्षर आते हैं वो 52 आते हैं। तो यहाँ पर इसका 52 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से हैं। तो उष्ण व्यंजन जो होते हैं वो तालम स, मूर्धन स, दंत स और हो होते हैं। तो ये देखिए, आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है? तो उष्ण व्यंजन है। इसके बाद देखिए, हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन
कि य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो हम आपको पहले ही बताए हैं अभी जस्ट कि य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्ण व्यंजन है। तो उष्ण व्यंजन देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको तालम स्व मूर्धन स्व दंश स्व हो, तो इसमें से कौन सा है, इसमें तो हो है, ठीक है ना। तो हो हमारा क्या हो जाएगा, उष्ण व्यंजन हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व या हो जाए तो क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, देखिए जब किसी यानी कि शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है ना, जैसे देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, एग्जाम्पल में समझाते हैं, अछू नन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 9 दो बार आया है ना, ठीक है ना। तो कहता है वही कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है, तब इसको हम युग्मक ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलेंगे, युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो याद रखिएगा अनुस्वार जो है ना वो पंचम वर्ण का कार्य करता है, ठीक है। जैसे गंगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए गंगा अनुस्वार हुआ नहीं हुआ, और गंगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा गंगा को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये पंचम वर्ण आया कि नहीं आया, तो इसीलिए जो अनुस्वार होता है ना वह पंचम वर्ण का कार्य करता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 15 नंबर है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए ई का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, कि ए ई का उच्चारण स्थान होता कहाँ से है। तो याद रखिएगा यहाँ नासिक से तो पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण होता है। इसके बाद मूर्धन्य से तो यह आपका हो जाएगा KTM यानी कि टोठो का होगा उच्चारण स्थान, ओष्ठ से आपका पोफो का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंठ तालव्य जो आपको दिखाई दे रहा है, यही होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि कंठ तालव्य से ए ई वर्ण का उच्चारण होता है, ठीक। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे वर्ण कहते हैं, क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। सबसे यानी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। इसके बाद देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे दंते कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा जैसे आपका हो जाएगा KTMD यानी कि तौथो का जितना भी उच्चारण स्थान होगा, आप देखिएगा आपका जी जो है ना ऊपर दंत में आपका सटता होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ इसको दंत वर्ण बोलेंगे, यानी कि दंत से इसका उच्चारण दंत से इसका उच्चारण होता है। इसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है। जब हम किसी वस्तु को व्यवहार में लाते हैं तो यानी कि उसका हम उपयोग करते हैं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधित अशुद्धि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो पहला नंबर है इसमें भी अशुद्धि है, क्योंकि आरोग्य ऐसे नहीं लिखाता है, आरोग्य, ठीक है ना, आरोग्य ऐसे लिखाता है, तो इसमें अशुद्धि है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी ऊर्जस्वी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊर्जस्वी नहीं होता है, ओजस्वी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर शुद्धि यानी कि अशुद्धि नहीं है, तो देखिए हम आपको यहाँ पर बता दें कि स्वर और व्यंजन में अशुद्धि जो नहीं है वो ईसाई में नहीं है, क्योंकि ईसाई ऐसे ही लिखाता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो देखिए उन प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और कृंत प्रत्यय किसको कहते हैं, तो हम आपको बताए हुए हैं पहले ही वीडियो में कि कृंत प्रत्यय जो होता है वो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर शब्द की रचना करते हैं। यहाँ पर हम डीपली में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको समझा देते हैं, ठीक है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो देखिए उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए आपका हो जाएगा राजमहल, ठीक है ना, राजमहल का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का महल हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए महल शब्द जो है ये प्रधान है, जबकि राजा शब्द जो है यहाँ पर गौण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूर्व पद गौण हुआ और उत्तर पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे हम लोग संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 23 नंबर है, कहता है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सा क्रिया कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। कहता है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार, जो काम हो रहा है ना, का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई काम हो रहा है और वो जो कर रहा है उस पर क्रिया का फल नहीं पड़ के, यानी कि जो कर्म है, जो कर्म कारक है वो उस पर अगर पड़ता है तो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, तो अब देखिए माँ यहाँ पर करता है लेकिन बच्चों को दूध पिलाया। अब देखिए क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, बच्चा पर पड़ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे देखिए 24 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा देव नहीं होगा, देवी भी नहीं होगा, देवीय हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देवीय शब्द का जो संबंध होता है वह देवता से होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया निष्पादन समय का ज्ञान हो, जिससे हमें समय का ज्ञान होता है ना, उसे हम लोग काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल। काल के द्वारा ही हमें समय का ज्ञान हो पाता है। देखिए जैसे बोलेगा राहुल जाता है, मतलब वर्तमान काल, अभी जा रहा है। बोलेगा राहुल जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, मैंने खाना खाया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। तो देखिए इससे हमें क्या होता है, तो समय का पता चलता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। तो देखिए वाक्य में जो प्रयुक्त होता है, शब्दों के बीच जो सामंजस्य स्थापित होता है उसे हम लोग अन्वय कहते हैं। और इसका जो आप देख रहे हैं पद क्रम, ये सिर्फ शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है। ठीक है ना, सामंजस्य स्थापित नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 27 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यटन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो याद रखिएगा सघोष हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 28 नंबर है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद। याद रखिएगा रूढ़ हो जाएगा आपका, इसके बाद यौगिक हो जाएगा और योग रूढ़ हो जाएगा। ये यानी कि संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं। यदि अगर आप लोग को लगता हो कि ये शब्द का भेद है तो हम आपको बता दें, ये संज्ञा के ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भी भेद हैं। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, तो देखिए समानाधिकरण जो है ये यानी कि आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुच्चय बोधक। ठीक है ना, समानाधिकरण जो है यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय का क्या हो जाएगा, भेद हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको दीमक दिखा दे रहा है, रात, वर्षा, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, रात हो गया, वर्षा हो गया, दीमक हो गया, ये सब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं आप विधुर, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है, कहता है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े गए हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और जो योजक द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, जब हम वाक्य पढ़ाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर यानी कि क्या बन जाता है, तो याद रखिएगा वो यानी कि उपभाषा कहलाता है। जब किसी क्षेत्र की अगर बात करें उसमें कोई सा मान लीजिए कोई बोली जो है विकसित हो गया, ठीक है ना, और उससे साहित्य की रचना होने लगता है तो उसे हम उपभाषा बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।
इसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं अयोगवा। क्या बोलेंगे? अयोगवा। ये ना ही तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। अयोगवा में दो ही वर्ण आते हैं, आपका अनुस्वार आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? अयोगवा वर्ण होते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सघोष और दूसरा होता है आपका अघोष, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है ना। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो वर्गों में, सघोष और अघोष। इसके बाद देखिए कहता है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो याद रखिएगा, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 प्रकार के, ठीक है ना। सबसे पहला तो आपका हो जाएगा जातिवाचक, दूसरा हो जाता है आपका सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा विशेषण, चौथा क्रिया, ठीक है ना। 4 प्रकार के शब्दों से, यानी 4 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा है 36 नंबर, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होते हैं, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। 5 से 25 हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है अगला नंबर क्वेश्चन कि कहता है कि स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये तो पहले भी आया था, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठ तालव्य, ठीक है। इसके बाद देखिए 38 नंबर है क्वेश्चन कि जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी, ठीक है ना, अधिक, यहाँ पर अधिक होगा, अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पलु स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? पलु स्वर। क्योंकि इसमें जो होता है ना, दीर्घ स्वर से दुगुना तिगुना समय लगता है। आप बोलिएगा पलु स्वर होता कौन है? तो देखिए ये स्वर वर्ण के प्रकार होते हैं, पहला सब, दूसरा दीर्घ, तीसरा पलु स्वर। और पलु स्वर का चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है, जो हम लोग खास करके लंबे समय के उच्चारण के लिए किसी वर्ड के साथ इसका यूज करते हैं, जैसे ओम हो गया, ठीक है ना। तो उसमें हम इस शब्द इस वर्ण का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 39 नंबर है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो देखिए गौ, ये तो कंठ हो जाएगा, यहाँ पर झ, यही होगा तालव्य, ठीक है ना, क्योंकि चौछो में आता है। ये तो आपका दंत हो जाएगा, ये आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है, झ। इसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? किसे माना जाता है? तो किसी भी भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई होती है ना, वो शब्द को कहा जाता है, न कि वर्ण को, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है अगला नंबर, कहते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, स्वर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। देखिए कौन कौन से होते हैं हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा आपका गुण, तीसरा वृद्धि हो जाएगा, चौथा यन हो जाएगा, पांचवा आयादी हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो याद रखिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में यहाँ पर 16 मात्राएं होंगी। अब देखिए ये 16 क्यों होता है, कैसे होता है, इसको जब हम लोग मात्रा पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है ना। अभी यहाँ पर समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद देखिए 43 नंबर है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, मात्रिक हो जाएगा, वर्णिक हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा मुक्त, ठीक है ना, मुक्त, ठीक है। याद रखिएगा, मुक्त इसे लिखाता है, मुक्त, इसे लिख देते हैं ये है आपका तीसरा, ठीक है ना। याद रखिएगा, कहीं कहीं पर आपको 2 भी देखने को मिल सकता है, ये बात भी याद रखिएगा, मात्रिक और वर्णिक, ठीक है। इसके बाद देखिए 44 नंबर है आपको, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित छंद है? तो याद रखिएगा, वर्णित छंद जो यहाँ पर वो सवैया है। क्या है? सवैया, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्णित छंद के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन कि कहता है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। क्या कहेंगे? यति। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है 46 नंबर कि छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो याद रखिएगा, छप्पे जो है हमारा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विषम मात्रिक छंद होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 47 नंबर है आपका, कहता है कि किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द
किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंडलिया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि उपमेय में कल्पित उपनाम की संभावना को कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। ठीक है ना। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा हम तेजी में खींच रहे हैं। इसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, उपमान और उपमेय का अभेद जो है वह रूपक अलंकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से समास के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं। आपका तत्पुरुष हो जाएगा, बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव। इसके बाद देखिए हमारा है 51 नंबर क्वेश्चन कि जो क्रिया अभी हो रही है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में हो रहा है और पूरा नहीं हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। इसके बाद देखिए कहता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। तो देखिए आज का ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।